हेलो स्टूडेंट, आई एम दुर्गेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एजुकेशन विद दुर्गेश सर में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग मस्त होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। कक्षा 10 की अनुस्मिता एंजाइम विकास चैप्टर के अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर के अंतर्गत मेंडल साहब के कुछ दिए गए शब्दों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से कुछ शब्दों को हमने बताया था और कुछ शब्द छूट गए थे। आज उन्हीं छूटे हुए शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे और मेंडल साहब के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। मेंडल साहब के जो कुछ और जो शब्द हैं, जो शब्द हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनके बिना उनके सिद्धांतों को पढ़ना उचित नहीं होगा। ठीक है। आइए हम डिस्कस करते हैं मेंडल साहब के और से जो शब्द हैं उनके बारे में। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा मेंडल साहब के द्वारा दिया गया शब्द कारक। आपने पढ़ा होगा युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी, या इसी को आपने पढ़ा होगा एलिड, एलिड शब्द करके पढ़ा होगा। इसके बाद आपने पढ़ा होगा मेंडल साहब के दिए गए शब्द के बारे में संकर, संकर एवं संकरण के बारे में पढ़ा होगा। इसके बाद शुद्ध जाति पढ़ा होगा, शुद्ध जाति के बारे में आपने पढ़ा होगा। साथ ही साथ प्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के बारे में पढ़ा होगा। आज हम इसी कड़ी को बढ़ाते हुए मेंडल साहब के इसी कड़ी को बढ़ाते हुए हम कुछ और शब्द जो बचे हुए इस चैप्टर के अंतर्गत उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। मेंडल साहब का जो अगला शब्द था वह था यौवन पीढ़ी। इसको आप बोल सकते हैं फर्स्ट जनरेशन। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन का मतलब ध्यान रखिएगा। यौवन पीढ़ी का मतलब क्या है? यौवन पीढ़ी का मतलब यह है कि दो संतति सॉरी दो जनक के मध्य क्रॉस कराने के बाद जो संतति प्राप्त होगी उसे बोलेगा यौवन पीढ़ी। जैसे हमारे और हमारे इनके माध्यम से जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? यौवन पीढ़ी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम सीधे लिख सकते हैं कि किसी दो जनक के द्वारा द्वारा उत्पन्न संतति को यौवन पीढ़ी कहते हैं। ठीक है। यौवन पीढ़ी कहते हैं। जैसे हम बात कर देते हैं कि एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे करके जैसे मंडल की ध्यान की मंडल ने मटर के पौधे पर कार्य किया और देखा था एक पादप की लंबाई और पादप की लंबाई देखा था लक्षण। उस लक्षण में एक पादप वाला पौधा कैसा था? प्रभावित था, जो लंबा था। एक कैसा था? जो अप्रभावित था, वो कैसा था? बड़ा था। तो लंबा के लिए हम लोग लेते हैं कैपिटल टी और ध्यान रखिएगा पौनी पर के लेते हैं स्मार्टी स्मार्ट। इन दोनों की मध्य ध्यान रखिएगा ये जनक क्या जनक, दो जनक है, एक है मेल और एक है फीमेल। इन दोनों के मध्य क्रॉस कराते हैं। यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा जो जी निकलेगा ये तो कैपिटल टी, यहाँ से निकलेगा स्मॉल। तो इन दोनों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल। ये कौन सी पीढ़ी आ गई? यौवन। इसी को बोला गया क्या? यौवन पीढ़ी या यौवन जनरेशन। क्लियर है? दूसरा दूसरा शब्द यौतु पीढ़ी। यौतु पीढ़ी का मतलब ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा यौतु का पीढ़ी का मतलब ये है, ये नहीं पीढ़ी से प्राप्त, ध्यान रखिएगा जन्म से प्राप्त नहीं। अब संतति से जो प्राप्त पीढ़ी प्राप्त होगी उससे बोला जाएगा क्या? यौतु पीढ़ी। ध्यान रखिएगा सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि संतति से प्राप्त पीढ़ी या यौवन या संतति से प्राप्त पीढ़ी या यौवन जनरेशन, यौवन पीढ़ी से यौवन पीढ़ी यौवन पीढ़ी से प्राप्त संतति
को यज्ञ पीढ़ी कहते हैं। ख्याल रखिएगा, इसको आप कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ लिखा गया ये कौन पीढ़ी से, ये कौन पीढ़ी क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसमें होता क्या है, इसमें होगा क्या कि F1 पीढ़ी को F1 पीढ़ी से ही क्रॉस करा दिया जाता है, या इसको और थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं, या करके लिख दीजिएगा, संतति को संतति में स्वपरागण, क्या स्वपरागण या कह सकते हैं, या F1 में स्वपरागण के द्वारा प्राप्त संतति को यज्ञ पीढ़ी कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा गया है, F1 में स्वपरागण, यानी इसी में हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस करेंगे, तो F1 क्या है, कैपिटल क्या स्मॉल टी वैल्यू लेते हैं, जैसे करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी ये है, और इसी का इस्तेमाल क्या करते हैं, क्रॉस। ये ध्यान रखिएगा, दोनों क्या है F1, और ध्यान रखना एक एक प्रकार का ये जनक क्या है, जनक, इन दोनों के मध्य क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ देखिएगा दो तरह के युग्म बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी। यहाँ पे बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी। यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से इसका अगर इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो यहाँ बनेगा कैपिटल टी, और इसके साथ इसके साथ कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इसके साथ कराएंगे तो स्मॉल टी स्मॉल। ये जो पीढ़ी आएगी उसको बोला गया था एक पीढ़ी, इसको पूरा नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब आपको नियम पढ़ाएंगे मिडिल साल का, उसमें यही आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसको आप नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला शब्द हम समझाएंगे। हो गया क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं। अब अगला होगा लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप जिसको बोला जाता है फिनोटाइप। अब लक्षण प्रारूप का मतलब क्या है कि किसी जीव के भिन्न भिन्न लक्षण, जैसे लंबाई, गोलापन, आकार, आकृति, स्वभाव आदि को देख करके पहचानना या बताना कहता है क्या, लक्षण प्रारूप। कह सकते हैं किसी जीव की विभिन्न लक्षण जैसे आकार, आकृति, स्वभाव, रंग, रूप, लंबाई, बौनापन, चौड़ाई इत्यादि लक्षण प्रारूप कहलाते हैं। इधर देखिएगा, ये जो चीज है ये किसी जीव में समान भी होंगे और किसी जीव में असमान होंगे, यानी कि यह समान और असमान दोनों दशा में प्राप्त होते हैं। क्लियर है, समझेंगे। और ध्यान रखिएगा, चौथा जो है वो है आपका चौथा जो है वो है जीव प्रारूप। जिसको बोला जाता है जीनोटाइप, इंग्लिश में बोलते हैं जीनोटाइप। अब यहाँ हमें क्या बोला कि किसी जीव का विभिन्न लक्षण, जैसे आकार, आकृति, स्वभाव, रंग, रूप, लक्षण, बौनापन, लंबा, बौनापन, चौड़ा इत्यादि सब क्या है, लक्षण प्रारूप है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, सीधे कहेंगे किसी जीव में जीन को
देख कर पता लगाना, पता लगाना, लगाना लक्षण से जीव प्रारूप, जी पता लगाना या पता लगाना या पहचान, पहचान करना जीव प्रारूप कहलाता है, कहलाता है। क्लियर है? ठीक है। जैसे इसमें ध्यान रखिएगा, ये है कैपिटल टी और ये क्या है स्मॉल टी, और ये है कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी स्मॉल टी, और ये है कैपिटल टी कैपिटल टी। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों एक समान है? ये दोनों एक समान है? हाँ। लेकिन ये दोनों एक समान है? नहीं है। इसमें क्या है, ये है कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, और ये क्या है स्मॉल लेटर। यानी ध्यान रखिएगा, इसको आप कह सकते हैं सर क्या है लंबा है, और इसको आप क्या कह सकते हैं सर ये है बौड़ा। लेकिन इसको आप कहेंगे, इसको आप कहेंगे सर जी ये लंबा भी और बौड़ा भी नहीं। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप अचानक सर जी ये भी लंबा है, लेकिन ये शुद्ध लंबा नहीं। देखिए ये शुद्ध है, दोनों चीज क्या है समान, शुद्ध कहेंगे। ये भी दोनों समान शुद्ध कहेंगे, लेकिन मेंडल के अनुसार ये भी कैसा होता है लंबा होता है, लेकिन ये लंबा शुद्ध लंबा नहीं है। इसको आप बोल सकते हैं क्या सठी इतर संकर, क्या है संकर लंबा। यानी कि जीव को देखकर क्या हमने क्या किया, इस पौधे को पहचाना है, इसको बोलते हैं क्या जीव प्रारूप। क्लियर है? ये रहा मंडल के कुछ शब्द, इसको आप पूरा अपनी बातें पढ़ लीजिएगा, बकायदे पढ़ लीजिएगा, तब जाकर के मेंडल साहब के नियम के बारे में चर्चा करिएगा, तब जाकर के मेंडल साहब के नियम समझ में आएंगे। ठीक है? इन सभी नियमों, इन सभी शब्दों को आप रट्टा मार करके जिस जिस तरह से आप चाहें उस तरह से याद कर लीजिएगा, तभी आप आगे चल करके मेंडल साहब के नियम को समझ पाएंगे। ठीक है? यहाँ तक अगर हो गया, यहाँ तक अगर हो गया तो हमारा एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा उसका उत्तर। मेंडल साहब ने कितने लक्षणों की वंशागति को देखा था? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यह है कि मेंडल साहब ने किस पौधे के ऊपर कार्य किया था, उसका वैज्ञानिक नाम। ये दोनों सवाल का हमें जवाब कमेंट में चाहिए। ठीक है? चलिए हम लोग शुरू करते हैं मेंडल साहब के नियम के बारे में। इसको रब कर दो, यदि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? 1 2 3। आइए शुरू करते हैं मेंडल साहब के नियमों के बारे में। हेडिंग बनाएंगे मेंडल, मेंडल की आनुवंशिकता के नियम, के नियम। हेडिंग बना करके जैसे जैसे इंक्वायरी उस तरह से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है? हेडिंग क्या डाले हैं, मेंडल की आनुवंशिकता के नियम, मेंडल लॉ ऑफ, मेंडल, मेंडल्स लॉ ऑफ, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इसमें एक लाइन आप लिखेंगे मेंडल, मेंडल एक लाइन लिखिएगा मेंडल अपने प्रयोग के दौरान, प्रयोग के दौरान दौरान तीन नियम, तीन नियम, नियम प्रस्तुत किए थे, किए थे, किए थे। क्लियर है? पहला नियम प्रभावता का नियम, प्रभावता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट, डोमिनेंस, सब डोमिनेंस,
लॉ ऑफ डब्ल्यूएस पहला नियम है। दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, पृथक्करण, पृथक पृथक दूसरा नियम है, ध्यान रखिएगा, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, नियम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेपरेशन, लॉ ऑफ सेपरेशन, लॉ ऑफ सेपरेशन, लॉ ऑफ सेपरेशन। ठीक है। तीसरा नियम है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता अपव्यूहन, स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। इसको आप लिखेंगे लॉ ऑफ इसको लिखेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस असॉर्टमेंट। इसको ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम, इसको लिखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment, क्लियर है। ये तीनों नियम आप लिख लीजिए, इसके बाद एक नियम आपको तुरंत पढ़ाते हैं। ठीक है। मेंडल साहब की प्रभावता के नियम के बारे में अभी हम पढ़ाते हैं। ये तीनों के तीनों अभी लिख लीजिए। मेंडल साहब ने अपने प्रयोग में कितने नियम दिए थे? मेंडल साहब ने अपने प्रयोग में कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। पहला निरर्थकता का प्रभावता का नियम, दूसरा का पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेट, दूसरा है लॉ ऑफ सेपरेशन और तीसरा का है असॉर्टमेंट। क्लियर है। ये तीनों आप लिख लीजिए। आपने सारे नियम नोट कर लिए होंगे। हमने मेंडल साहब के जितने भी शब्द दिए हैं, जितने भी शब्द पढ़ाए हैं और जितने भी नियम पढ़ाए हैं, इन नियमों को आप बाकायदे याद करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताया। और हमने जो 2 क्वेश्चन दिए हैं उस क्वेश्चन का उत्तर भी चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। आज इस क्लास को यही विराम देते हैं। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम आपको मेंडल साहब के उन तीनों नियमों के बारे में समझाएंगे और पहले नियम की व्याख्या करेंगे और इसके दिए गए सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें कुछ सवाल हैं, उन सवालों को आपको हल करना है। ये बहुत मजेदार है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड इससे सवाल कम से कम 8 से 9 नंबर का पूछता है इस चैप्टर से केवल। तो बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप पढ़िएगा। बाकायदे जितने भी मेंडल साहब के शब्द दिए गए हैं उनके बारे में पढ़िएगा, साथ ही साथ नियमों के बारे में पढ़िएगा और नियमों की अगली व्याख्या जो होगी अगली क्लास में होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना हो सके इसको शेयर करिए, जितना हो सके सभी बच्चों को शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को जहां तक आप लोग शेयर नहीं करते हैं। सुनते जरूर, देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं। ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।